और लेवल 2 पे मेजर डायमीटर का एवरेज निकाला और उनकी वैल्यू नोट डाउन की। फिर हमने फैक्टर बी और सी के लेवल 1 का एवरेज निकाला जो कि मीन साइड आ रहा था, जिसमें कॉम्बिनेशन B1 C1 बना। इसके साथ ही हमने फैक्टर ए को लेवल 2 पर एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर लेकर एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हमें रिएक्टिव मोमेंट स्मूथ मिली। फिर जो हमारा कॉम्बिनेशन बना वो A2B1C1 बना। स्टेप 4 एक्शन, जिसके लिए हमने 3W1 स्टेप प्रयोग किया, जिसमें पहला एक्शन है सॉल्यूशन रिंगेज में रिंगेज प्लेन रिंगेज को ऐड किया। सेकंड एक्शन हमने एक प्लेन रिंगेज बनाया कंट्रोल लिमिट में। हमने रूलिंग प्रेशर पैरामीटर की रेंज को मिनिमाइज किया हायर साइड हमने में। हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर की रेंज को मिनिमाइज किया लोअर साइड में। फिर से स्टार्ट करते हैं 15.795 से 15.805 तक। पहले हमारा जो सॉल्यूशन रिंगेज था वो पीडी बेस पर बना हुआ था, जिसमें हमने प्लेन रिंगेज को ऐड किया है जो कि मेजर डायमीटर की मिनिमम वैल्यू को कैप्चर करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अगर हमारे पार्ट का मेजर डायमीटर ओके होगा तो सॉल्यूशन रिंगेज एंटर करेगा, प्लेन रिंगेज एंटर नहीं करेगा। अगर हमारे पार्ट का मेजर डायमीटर अंडर साइज होगा तो सॉल्यूशन रिंगेज के साथ प्लेन रिंगेज भी पार्ट में एंटर कर जाएगा। हमने एक प्लेन रिंगेज बनाया जो कि मेजर डायमीटर के कंट्रोल लिमिट पर बना है। ताकि हमारा पार्ट मेजर डायमीटर के कंट्रोल लिमिट से बाहर हो तो इस गेज को दोनों में से कैप्चर कर सकता है। और इस गेज को हमने इंप्लीमेंट किया रोलिंग मशीन पे। पहले हमारी रोलिंग प्रेशर रेंज 50 से 80 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर थी, जो कि अब 60 से 80 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुकी है। पहले हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर जो था वो 20 से 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो 20 से 25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले हमारा पीरियड डायमीटर की जो रेंज थी 15.77 से 15.79। अब क्योंकि हमारे पीरियड डायमीटर की रेंज है 15.795 से 15.805 हो चुकी है। पहले हम पार्ट को इसमें केस से चेक करते थे, अब हम पार्ट को रिंगेज से चेक करते हैं। इसमें ऑटो ऑफसेट एडेड है। स्टेप 5 चेक रिजल्ट्स। हमारा कॉम्बिनेशन A2B1C1 था, जिसके सभी पैरामीटर्स को फिक्स करके हमने 50 नंबर सैंपल्स बनाए, जिसमें हमने मेजर डायमीटर और ओपीडी चेक किया जो कि ओके मिला। फिर हमने 50 नंबर सैंपल्स के डेटा को ग्राफ में दर्शाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि मेजर डायमीटर भी मीन साइड में है और ओवरपेड डायमीटर भी मीन साइड में है, और अब हमें सीपी के वैल्यू अबव टारगेट मिली है। आप देख सकते हैं कि सभी एक्शंस को इंप्लीमेंट करने के बाद हमें सीपी की वैल्यू अबव द टारगेट मिली और हमारा इनॉस पीपीएम भी 0 हुआ। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने जो भी एक्शंस लिए हैं वो इफेक्टिव है। ये हमारा कस्टमर पीपीएम है। आप देख सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ का पीपीएम 0 है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम फुल्ली सॉल्व हो चुकी है और हमारा प्रोसेस स्टेबल हो चुका है। स्टेप 6 स्टैंडर्डाइजेशन, जिसके लिए हमने 5W1H का यूज किया है, जिसमें हमारा पहला एक्शन ये था कि हमने सरेशन रिंगेज के साथ प्लेन रिंगेज क्यों कंबाइन किया। मेजर डायमीटर की मिनिमम वैल्यू को कैप्चर करने के हमने लिए प्लेन रिंगेज के साथ कंट्रोल लिमिट को क्यों ऐड किया। मेजर डायमीटर को कंट्रोल लिमिट में चेक करने के लिए। हमने रोलिंग प्रेशर की स्पेक को क्यों चेंज किया। मेजर डायमीटर मीन साइड मेंटेन करने के लिए। हमने हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर की स्पेक को क्यों चेंज किया। मेजर डायमीटर को मीन साइड मेंटेन करने के लिए। हमने प्री रोल डायमीटर की स्पेक को क्यों चेंज किया। मेजर डायमीटर को मीन साइड मेंटेन करने के लिए। ये हमारा QSS है, क्वालिटी स्टैंडर्ड चीज। हमने प्री रोल डायमीटर की स्पेक को चेंज किया और फ्रीज किया। ये हमारा CSS है, कंडीशन स्टैंडर्ड चीज, जिसमें हमने हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर और रोलिंग प्रेशर को फ्रीज किया है। ये हमारा कंट्रोल चार्ट है। पहले हम पार्ट को स्पेक लिमिट में चेक करते थे, पर अब हम पार्ट को कंट्रोल लिमिट में चेक करते हैं। स्टेप 7 कंक्लूजन। ये हमारे कुछ टेंजिबल बेनिफिट्स है। पहले हमारी प्रोडक्टिविटी 100 थी, अब हमारी प्रोडक्टिविटी 110 हो चुकी है। पहले हमारा कस्टमर पीपीएम 33790 था, जो कि अब 0 हो चुका है। पहले हमारा इनॉस पीपीएम 1134 था, जो कि 43 से 0 हो चुका है। पहले हमारा शेड्यूल एडहेरेंस 97.2% था, अब 100% हो गया है। जिसकी वजह से कुछ इंटेंजिबल बेनिफिट्स मिले, सीपी के इंप्रूवमेंट की नॉलेज मिली, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की नॉलेज मिली, एंड ऑपरेटर मोरल हाई हुआ। सभी एक्टिविटी को विदिन टारगेट पूरा किया। ये हमारे का QC स्टैटिकल टूल है, जो कि हमने QCC में यूज किया। QC टूल, चेक शीट, फिशबोन डायग्राम, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट, और हमारी QC टेक्निक जैसे 3W1H, 5W1H, ब्रेनस्टॉर्मिंग और गैम्बर्ड। हमने जो हाई लेवल का स्टैटिकल टूल यूज किया है वो DOE है। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट की हेल्प से हमने RD प्राइम में भी सेम एक्शन इंप्लीमेंट किया, जिससे हमारी सीपी की वैल्यू इंप्रूव हुई। क्वालिटी सर्कल है जहां समाधान है वहां। धन्यवाद। आपका काफी पावरफुल एंड हाईली टेक्निकल प्रेजेंटेशन, राइट, गुड। इसको ऐसे ही मेंटेन कीजिए। मेरे दो ही क्वेश्चन अगेन वही है कि ये दिस इज DOE वगैरह आपने साथ दिखाया, पैरामीटर सेट ये सारा किया ना, ऑपरेटर्स को इन्वॉल्व किया क्या? यस हम ऑपरेटर ही हैं। आप ऑपरेटर हैं सर, हमने अपने फैसिलिटेटर की हेल्प से फैसिलिटेटर की DOE का यूज किया है। तो आप मशीन चलाते हैं? यस Yes, सर, sir. वी आर आल्सो ऑपरेट द मशीन। तो मशीन चलाते हैं, बहुत अच्छा, आपके लिए तारीफ। थैंक यू। और एक ही चीज बस है कि ये जो आपका CP के कम आया, कब पता चला? जब प्रॉब्लम आने के बाद या जो हमारा SPC जो हम कलेक्ट करते हैं वो विदिन 6 मंथ रहता है। 6 months? ये जो CP से कम आ रहा है, मेरे हिसाब से एक्चुअली तो पहले पता चलना चाहिए था ना। जब हम SPC डेटा कलेक्ट करते हाँ जी, हैं हाँ जी। वो 6 मंथ में होता है सर। ये आपको पता चला जब कंप्लेंट आई कंप्लेंट आई उसके बाद उन्होंने
उसके बाद ये सारा थैंक यू। जैसे सर ने बोला, एक्चुअली आप सर के पहले प्रेजेंटेशन चल रहे थे, आप अपना FME वगैरह में कौन इन्वॉल्व होता है? FME में सीवियरिटी लेवल रहता है 9 और 10। आपकी कंपनी का जो आउटपुट जा रहा है वो 9 में 10 में। सीवीआईटी कितना होगा आपका? 9 और 10 9 या 10 ही होगा। 9 और 10 में अंतर समझते हैं। 10 में ऐसा है कि आपकी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, सामने वाले को वार्निंग नहीं देगी तो गवर्नमेंट सीज कर देगी। दूसरा है कि वो कुछ वार्निंग दे देगी। पहली चीज़ तो आप समझो कि आप किसी के लाइफ से हमारी CBT 7 है ना सर मैक्स। तो यदि ये कस्टमर एंड में चली गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो वी स्टार्ट लेट, तो मेथोडोलॉजी वगैरह ठीक है। सेकंड जो सर बोल रहे थे CP जो है, CP मान लीजिए आपने 6 महीने बाद कैलकुलेट किया, बट आपके कंट्रोल चार्ट को तो दिखाई पड़ना चाहिए। आपके जो इंडिकेशंस आते हैं कि अपर कंट्रोल आप एक्स्ट्रा बनाते हो, हाइयर बनाते हो, जो चार्ट बनाते हो उसके रेंज या एवरेज में कहीं तो आपको इंडिकेशन आते होंगे, आपके 7 पॉइंट्स होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट को जानना चाहिए बिफोर ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है। अंडरस्टैंड की अच्छे से MSA चार्ट में आपने EV को कंसीडर नहीं किया। EV आपका है, EV जो है पार्ट वेरिएशन इट इज अराउंड 7%। एक्चुअली यदि आप बोल रहे हो कि आपका 1% पार्ट वेरिएशन है नहीं, इसका मतलब आपने पार्ट से आपको 25% आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन लेना चाहिए। पार्ट 7% मतलब आपका जो रेट है उसका 7% सवाल है चेकआउट करने के लिए जाओ।